हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, आप भी 90% प्लस लाना चाहते हैं क्लास 10th आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, तो जुड़िए हमारे चैनल स्टडी चट्टा के साथ, क्योंकि हम पूरी कंप्लीट साइंस पीडीएफ नोट्स के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके विज्ञान के पेपर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो भी हैंड रिटन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। आज का चैप्टर और पहला वीडियो है ये, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर। यूपी बोर्ड स्टडी चट्टा सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस फॉर 90%। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साइंस का पहला चैप्टर है, यानी विज्ञान का। वन शॉट में देखेंगे इसको। चैप्टर के नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया समझना चाहिए वही क्या है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि अभिक्रिया या रिएक्शन क्या है। तो देखिए, कोई पदार्थ है अगर आपके पास, तो उस पदार्थ के संगठन, यानी वो किन तत्वों से मिलकर बना है, किन परमाणु से मिलकर बना है, संगठन का मतलब ये होता है, तथा संरचना अर्थात उसकी बनावट कैसी है, उसकी भौतिक बनावट कैसी है, एवं उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ की संगठन, संरचना तथा गुणों में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया या रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नाभिकीय अभिक्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी है आपकी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो है वो परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में, रिएक्शन में जो भाग लेते हैं ना अभिक्रिया में, वो परमाणु के नाभिक लेते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में एक प्रकार के जो परमाणु हैं वो दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि नाभिकीय अभिक्रिया में एक प्रकार के जो परमाणु हैं वो दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। वो आप एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के दो समस्थानिक लिए हैं, जिनकी रिएक्शन जब आपस में जुड़ते हैं वो तो हीलियम बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु हैं वो हीलियम के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हुए, बदल गए। तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन क्या है मैंने आपको समझाई। और जबकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ पर परमाणु परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब H2SO4 यानी हाइड्रोज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के पश्चात भी उत्पाद में जिंक का परमाणु देखने को मिलता है। जिंक का परमाणु यहाँ पर भी है, जिंक का परमाणु यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर, हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर, सल्फेट यहाँ पर भी, सल्फेट यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सल्फर का परमाणु भी है और ऑक्सीजन का परमाणु भी यहाँ पर है, परंतु अणु के रूप में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अणु के रूप में, यानी अणु की संगठन, अणु की संरचना तथा गुणों में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। वो कैसे? तो देखिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का परमाणु है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिंक ऑक्साइड का परमाणु, यहाँ अणु जो है हमें यहाँ पर नहीं दिखता है। जिंक ऑक्साइड का अणु यहाँ पर है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु तो है, परंतु यहाँ पर H2SO4 का अणु यहाँ पर एक प्रकार से नहीं देखने को मिलता। तो अणु के रूप में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु के रूप में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन की। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या होती है प्यारे साथियों? तो देखिए, जब कोई अभिक्रिया होती है तो हम, फॉर एग्जांपल एक अभिक्रिया है, जब कहते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या उसका दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। परंतु ये अभिक्रिया जो है वो मैंने अपने शब्दों में यानी वाक्य में बोली, लेकिन इसको निरूपित करने के लिए, इसको संक्षिप्त बनाने के लिए या फिर छोटे रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इसको शब्दों के रूप में निरूपित करते हैं। यानी किसी अभिक्रिया का जो विवरण है उसको छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहलाता है। परंतु ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिखा, परंतु ये क्या है, शब्द समीकरण अर्थात शब्दों के रूप में लिखी गई है।
लेकिन अगर हम इन शब्दों की जगह मैग्नीशियम के सूत्रों का प्रयोग कर दें, मैग्नीशियम के सूत्र का या फिर इनके संकेत का प्रयोग करते हैं अभिकारकों के और उत्पाद के, तो अभिक्रिया और भी संक्षिप्त हो जाती है। तो उसको ही समझते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, संकेत का प्रयोग करेंगे तो अभिक्रिया और छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की जगह अगर मैं Mg उसका संकेत है वो लिख देता हूँ और ऑक्सीजन की जगह O2 लिख देता हूँ, तो और ये डेल्टा जो है वो गर्म करने को या फिर ऊष्मीकरण को या ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करते हैं ताकि इस अभिक्रिया जो है वो और संक्षिप्त हो जाए और उसको और उपयोगी रूप से लिखा जा सके। परंतु ये अभिक्रिया जो है वो असंतुलित है, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए Mg यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, परंतु यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक परमाणु और ऑक्सीजन का भी क्या है, एक परमाणु है। तो इसको हमें समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, अर्थात बैलेंस समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है उसको समझें। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड में जो तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के पश्चात MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। परंतु यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2, तो हमें यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपका Mg डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर 2 हम लिख देते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले हमें तत्वों को, जो तत्व दे रखे हैं या जो रिएक्टेंट हैं या फिर उत्पाद हैं, उनमें हमें अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्व को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन में O2 के परमाणु अधिक हैं, तो सबसे पहले हमें O2 को संतुलित करना चाहिए, अर्थात सबसे पहले हमें अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्व को बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है पहले स्टेप में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं तथा यहाँ पर ऑक्सीजन क्या 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, परंतु मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया इसलिए 2 यहाँ पर भी लगा दिए। इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब दूसरा है आपका, देखिए ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इससे समझते हैं बैलेंस करना। तो PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जो है ये इसका अपघटन होता है, तो ये अपघटन होने के पश्चात लेड ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर लेड नाइट्रेट का अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अधिकतम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए Pb यानी लेड क्या है, 1 है, ठीक है, और नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन 2 हैं तथा ऑक्सीजन क्या है, 6 हैं। परंतु रिएक्शन के पश्चात 5 ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमें, ऑक्सीजन 1 और 2 3 और 2 5 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को क्या करना, बैलेंस करना चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, कितने ऑक्सीजन हो गए, अब 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। परंतु देखिए लेड डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमें लेड को बैलेंस करना पड़ेगा दूसरे स्टेप में। तो हमने लेड को 2 से गुणा कर दी तो देखिए 2 लेड हो गए, अब 2 Pb। अब देखिए यहाँ पर 2 लेड हो गए, ठीक है, 2 लेड हो गए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 या 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 6, ठीक है, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, यानी कि 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गए। तो अब इन्हें बैलेंस करने के लिए तीसरे स्टेप में देखिए क्या करेंगे। तीसरे स्टेप में देखिए तो 2 की गुणा, जैसे कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं ये ऐसे लिखने देंगे, परंतु नाइट्रोजन 4 हैं तो नाइट्रोजन 4 करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन कितने, 12, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि अब केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी प्रकार से बैलेंस हम इसको कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अवस्था में। देखिए भौतिक संकेत, रासायनिक अवस्था में भौतिक संकेतों का क्या यूज है, यानी उसकी भौतिक अवस्था कैसे प्रदर्शित करेंगे। रासायनिक अवस्था नहीं, यहाँ पर समीकरण ज़्यादा बेहतर होगा, या समीकरण ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत यानी कि रिएक्टेंट का और जो आपका प्रोडक्ट है उसका क्या फिजिकल स्टेट है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए Na यानी सोडियम और जल की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर Na क्या है, ठोस है,
यानी Na गैस ठोस है ना, धातु है ना, तो इसको सॉलिड यानी S से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन यानी जल जो है H2O वाटर, वो क्या है लिक्विड है, तो L से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और बाद में जो रिएक्शन के पश्चात बना, इनके मिलने के पश्चात, तो वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। एक प्रकार से NaOH का जलीय विलयन, यानी ये क्या एक्वस है, तो एक्वस लिख देंगे। और हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस लिख देंगे। गैस को हम तीर के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं तथा अवक्षेप को उल्टे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या फिर आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वही संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड जब HOH यानी जल के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, या इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसी प्रकार से जब कार्बन और ऑक्सीजन का दहन किया जाता है तो CO2 बनती है। तो यहाँ पर दो पदार्थ जो हैं क्या हो रहे हैं, वो नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करती हैं। सल्फर और यानी गंधक जिसको कहते हैं तथा ऑक्सीजन मिलकर SO2 गैस बनाते हैं, तथा CO और Cl2 मिलकर COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन या फिर एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और दो चार इसके एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके नाम से हम देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एक स्पीशीज़, चाहे वो परमाणु हो, समूह हो या फिर आयन हो, वो दूसरी स्पीशीज़ को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझें, जैसे कि कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन होती है किससे, Fe से, तो Fe जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है उसके स्थान से और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर बैठे हों, लेकिन आपसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास आता है तो आप कुर्सी छोड़कर तुरंत खड़े हो जाते हैं कि सर आप बैठिए। मतलब अपने से कोई ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति आ जाता है या क्रियाशील। इसी प्रकार से रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन के संदर्भ में, तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व आ जाता है तो जो कम क्रियाशील तत्व है वो अपना स्थान छोड़ देता है या अपने स्थान से प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने से बड़े व्यक्ति को देखकर कुर्सी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखें, कॉपर सल्फेट जब Fe के साथ क्रिया करता है तो Fe फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार CH4 + Cl2, तो यहाँ पर जो है वो एक क्लोरीन जुड़ जाता है तथा हाइड्रोजन वो निकल जाता है। इसी प्रकार से Mg यानी मैग्नीशियम की जब क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तथा कॉपर क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है या विस्थापित हो जाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इरिवर्सिबल अभिक्रिया। तो ये केवल अग्रिम दिशा में चलती हैं, अर्थात ये केवल अग्रिम दिशा में चलती हैं और ये पूर्ण भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट का जब ऊष्मीकरण किया जाता है, उसको तापन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये 2KCl + 3O2 में क्या होता है, टूट जाता है। और O2 क्या है, गैस है, तो भाई ये पूर्ण क्यों हो जाती है, या फिर केवल फॉरवर्ड दिशा में क्यों चलती है, बैकवर्ड दिशा में क्यों नहीं चलती। वो इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उड़ जाती है, ऑक्सीजन एक गैस है और बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बचता या कोई रिएक्टेंट जो है वो आपस में इसके KCl के साथ रिएक्शन करने के लिए नहीं बचता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है और केवल अग्रिम दिशा में चलती है। देखिए नेक्स्ट है आपकी, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पे आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर उत्क्रमणीय या फिर इसको रिवर्सिबल अभिक्रिया भी कहते हैं। इस चिन्ह को रिवर्सिबल का चिन्ह या उत्क्रमणीयता का चिन्ह बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल CaCO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूटता है, लेकिन क्या होता है कि ये अभिक्रिया जो है वो बाद में CO और CO2 मिलकर CaCO3 बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप कहेंगे कि ये भाई ये तो गैस है, CO2 तो गैस है, तो फिर ये क्यों नहीं उड़ पा रही। तो इस अभिक्रिया की शर्त ये है कि ये अभिक्रिया बंद बर्तन में होनी चाहिए। इसी प्रकार से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो PCl3 + Cl2 में टूटता है और Cl2 एक प्रकार से क्या होता है, वो ये बंद बर्तन की एक शर्त है इन अभिक्रियाओं के लिए।
पहले से ही तय। तो इस प्रकार से ये बार बार जो है PCl5 बनाते रहते हैं और ये अग्रिम तथा आपकी पश्च दिशा में दोनों दिशाओं में चलती रहती हैं रिएक्शंस। ये आपकी NH3 N2 प्लस यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर NH3 अमोनिया का निर्माण करती हैं। इसको हैबर विधि भी कहते हैं, आप 12th में जाकर पढ़ेंगे इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या फिर इसको अपघटन या डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है या एकल अभिकर्मक है वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट यानी एक सॉलिड है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये Fe2O3 और SO2 तथा SO3 बनाता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनाता है फेरस सल्फेट टूटकर। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, तथा ये क्या है, SO2 और SO3 एक प्रकार से गैस हैं। अब बात करते हैं CaCO3। तो CaCO3 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट जो है वो, लेड नाइट्रेट सिंगल रिएक्टेंट है परंतु ये टूटकर जो है वो लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है, इस के अलावा ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो अभिकारक हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वो कैसे है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये इनमें आयनों के आदान प्रदान के द्वारा बेरियम सल्फेट बनता है तथा NaCl गैस बनती है। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3, तो NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3, ठीक है। तो ये जो है इनके आयन, Na पॉजिटिव आयन जो है वो मिल जाता है किससे, NO3 नेगेटिव आयन से, तथा जो Cl नेगेटिव आयन है वो Ag पॉजिटिव आयन से मिलकर AgCl बनाता है, और Na पॉजिटिव आयन NO3 से मिलकर क्या बनाता है, NaNO3 या सोडियम नाइट्राइट, और वो AgCl यानी आपका सिल्वर क्लोराइड। अपचयन और उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया इसको कहते हैं। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया है। सबसे पहले अपचयन को समझना चाहिए भी, अपचयन क्या है। तो अपचयन का प्यारे साथी, अपचयन का क्या मतलब है। अपचयन का मतलब है कि किसी भी तत्व में से जब ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग होता है तो उसको कहते हैं अपचयन। फॉर एग्जाम्पल CuO को जब हाइड्रोजन के साथ गर्म करा, ठीक है, तो Cu बने और H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया ना, ऑक्सीजन घट गया CuO में से, यानी कि तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि अपचयन हुआ। और ये जो है वो CO या कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, अपचयित हो गया। लेकिन उपचयन या ऑक्सीकरण क्या है, तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन, किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की कोई वृद्धि हो गई, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है। और जो अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ये दोनों अपचयन तथा उपचयन होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता हो, कुछ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती हो। जैसे कि श्वसन के दौरान क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि श्वसन में ग्लूकोज जो C6H12O6 ये एक्वस होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बनाता है, वाटर बनाता है, और ऊर्जा, कुछ ऊर्जा बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और इसके अलावा कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब वे अभिक्रियाएँ जिसमें वही कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है या फिर कुछ ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल PCl5 प्लस कुछ ऊर्जा चाहिए, तब जाकर ये जो है वो टूटती हैं किस में, PCl3 में, ठीक है।
अब देखिए एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दो आपकी टॉपिक हैं, संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, देखिए जब कोई धातु दोस्तों वो अपने आसपास आम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है या फिर वो उसकी परत जो है नष्ट होने लगती है। इसको हम इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपका चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना जो है वो संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या होती है, तो देखिए वसायुक्त या तेलीय पदार्थ जो होते हैं या खाद्य पदार्थ, तो जब उनको लंबे समय तक रखा जाता है ना तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिस वजह से उनकी जो एक प्रकार से उनमें गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए इन पदार्थों को विकृत गंधिता ना हो, विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट भी मिलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चिप्स की थैली में ऑक्सीजन की जगह कम सक्रिय गैस होती है नाइट्रोजन, तो उसको भरा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए आप हमारे साथ इस 20 से 25 दिन के मैराथन में। आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिला कर ही रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। धन्यवाद।